सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, हम राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड कक्षा 10 का जो भारतीय संस्कृति और विरासत वाला विषय है उसका चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, कला। इसके अंतर्गत हमने पिछले भाग के अंदर, आपने पिछले वीडियो देख लिया होगा, उसमें हमने इसमें भारतीय कलाओं जो है उनको किस किस भागों में बांटा गया है, ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ा था। इसके अलावा भारतीय चित्रकला के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, और साथ साथ में हमने भारतीय चित्रकला जो है मध्यकालीन चित्रकला है, आधुनिक कालीन चित्रकला है, उसका विकास कैसे हुआ वो हम पढ़ चुके थे, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था। और इसके बाद में हमने पढ़ा था भारत में प्रस्तुति कला यानी संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कलाएँ। यहाँ तक भी हमने पढ़ लिया था, है ना। और किस किस तरह से संगीत की जो है कौन कौन से ग्रंथ है उस समय लिखे गए थे, है ना। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कौन कौन सा है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय संगीत को कितने बिंदुओं से उसको में बांटा गया है, ठीक है, ये सभी हमने पढ़ा था। कर्नाटक संगीत के बारे में पढ़ा था, उसके कुछ प्रश्न हमने किए थे, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम देखेंगे भारत के नृत्य। तो इस चैप्टर का आगे का हिस्सा हम पढ़ते हैं कि भारत में नृत्य। तो अगर किसी ने जो पिछला वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो वो पिछले वीडियो को देखे, है ना, ताकि उसको समझ में आएगा कि इसमें किसके बारे में बातचीत की गई है। तो जो भी हमारी कला है, हमने कला के बारे में पिछले वीडियो में हमने जाना था कि कला हम किसे कहते हैं। ये एक हमारे मन के विचार है, हमारी मन की सुंदरता होती है जो किसी न किसी रूप में प्रदर्शित होती है, और कला है उस समय की सामाजिक स्थिति को प्रदर्शित करती है। तो अब है भारत में नृत्य। प्रिय विद्यार्थियों, नृत्य का नाम सुनते ही हमारे मन व मस्तिष्क में उमंग पैदा होने लगती है। प्राचीन समय में नृत्य मनोरंजन व आनंद का मुख्य माध्यम था व आज भी है। नृत्य का इतिहास मानव इतिहास जितना ही पुराना है, यानी जब से मानव का इतिहास हुआ, जब से मानव जमीन धरती के ऊपर पनपे, मनुष्य का जो विकास हुआ, है ना, मनुष्य ने जन्म लिया, तभी से नृत्य भी उनके साथ साथ ही विकसित होता गया है। इसका प्राचीनतम ग्रंथ भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। तो अगर आप यहाँ से प्रश्न बनता, देखो, नाट्य शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो हम बता सकते हैं कि नाट्य शास्त्र, यानी कि नृत्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, तो आएगा नाट्य शास्त्र, जो किसने लिखा है, भरत मुनि ने लिखा है। तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है जो प्राचीनतम ग्रंथ है। प्रागैतिहासिक काल में, यानी कि जब पत्थरों का समय था, हमने पढ़ा था प्रागैतिहासिक काल में, जब लोग जो है पत्थरों का उपयोग करते थे, गुफाओं में रहते थे, है ना। प्रागैतिहासिक काल में गुफाओं से में प्राप्त आदि मानव के उकेरे चित्र, उकेरना यानी कि जो पत्थर है गुफाओं के अंदर, उन शिलाओं के ऊपर उन्होंने पत्थर से जो है ना कुरेद कर कुछ ना कुछ चित्र वहाँ पर उन्होंने बनाए थे। तो शिलाओं के ऊपर जो मानव के जो आदि मानव है, उन्होंने गुफाओं के अंदर जो, है ना, जो चित्र उकेरे हैं, तो ये चित्र नृत्य कला की प्राचीनता को दर्शाते हैं। तो ये हमें पता चलता है कि उतने साल पुराने, इतने समय पहले भी नृत्य कला उस समय भी थी, आदि मानव भी है, नृत्य किया करते थे। सिंधु सरस्वती सभ्यता के स्थल हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो से नृत्यांगना की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। यह नृत्य की भाव भंगिमा से युक्त है। तो नृत्य की भाव भंगिमा यानी कि एक कांस्य मूर्ति मिली है जो हड़प्पा जोदाड़ो से मिली है। तो एक नृत्य करती हुई एक कांस्य की मूर्ति मिली है कि ऐसे जैसे कोई स्त्री नृत्य कर रही हो, तो उसमें नृत्य करते हुए की भाव भंगिमा बताई गई है। स्पष्ट है कि स्त्रियों द्वारा नृत्य का प्रदर्शन होता था। ऋग्वेद संसार के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है। इसमें नृत्यों के बारे में भी उल्लेख है। संस्कृत के पुराने ग्रंथ श्रीमद् भागवत पुराण, रामायण, शिव पुराण, कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, वात्स्यायन के कामसूत्र आदि ग्रंथों में नृत्य का विस्तार विवरण मिलता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से ग्रंथों में हमें नृत्य का विस्तृत से वर्णन मिलता है। तो इन जो ग्रंथ हैं उनका आप नाम ध्यान रख सकते हो। भारतीय परंपरागत संस्कृति में नृत्यों के द्वारा धार्मिक विचारों को सांकेतिक अभिव्यक्ति मिलती है। नटराज के रूप में शिव की मुद्रा, यानी शिव की जो मुद्राएं है ना, उसको नटराज के रूप में माना जाता है। सृष्टि चक्र के निर्माण और ध्वंस को दर्शाता है। तो जो शिव की मुद्राएं हैं, जो नटराज के रूप में आपने देखा होगा, नटराज की मूर्ति मिलती है जिसमें शिव को तांडव करते हुए दिखाया गया है, ऐसी कोई मूर्ति उसमें होती है, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो नटराज के रूप में शिव की जो मुद्राएं हैं उनकी जो हाव भाव है वो सृष्टि चक्र के निर्माण यानी इस दुनिया के निर्माण और ध्वंस को प्रदर्शित करती है। कालांतर में खुशी को व्यक्त करने के लिए नृत्य अस्तित्व में आया, यानी कोई खुशी का वातावरण हुआ घर में या उनके परिवार में, तो उस समय नृत्य किया जाता था, जैसे कि आज भी किया जाता है। धीरे धीरे नृत्य दो भागों में विभाजित हुए, शास्त्रीय नृत्य एवं लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य धार्मिक उद्देश्य से मंदिरों में तथा मनोरंजन के दृष्टिकोण से राज दरबारों में किए जाते थे।
भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित है। तो देखो शास्त्रीय नृत्य है जो या तो किसी धार्मिक उद्देश्य से मंदिरों में किए जाते थे या किसी मनोरंजन के दृष्टिकोण से राज दरबारों में किए जाते थे। इसमें पहला है शास्त्रीय नृत्य के कुछ भेद बताए गए हैं, ठीक है, जो निम्नलिखित हैं। तो भारत में प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला है भरतनाट्यम, है ना, तो आपने कभी टीवी पर देखा हो भरतनाट्यम, है ना, यह तमिलनाडु का नृत्य है। तो पूछा जाए भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये है तमिलनाडु का, जिसके प्रमुख कलाकार सरोजा वैद्यनाथ, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, मृणालिनी साराभाई व पद्मा सुब्रमण्यम है। धार्मिक अनुष्ठानों के अवसर पर किया जाने वाला भरतनाट्यम नृत्य लगभग 2000 वर्ष पुराना है। ये नृत्य कब किया जाता है, जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान हो, यानी घर के अंदर, परिवार में या फिर उस समुदाय के अंदर कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठान किया जाता है, ठीक है, उस समय भरत नृत्य किया जाता है। तो ये लगभग 2000 वर्ष पुराना है। चिदम्बरम मंदिरों के गोपुरमों पर भरतनाट्यम नृत्य भंगिमाओं की श्रृंखला देखी जा सकती है। देखो चिदम्बरम मंदिरों की जो गोपुरमो है, गोपुरमो ऐसे होता है जो चिदम्बरम का जो मंदिर है, उस मंदिर के बाहर जो दीवारें हैं, है ना, उस पर ऊपर जो मूर्तियां बनाई गई है, ऐसे मूर्तियों को कुरेदा गया है कि उनको नृत्य करते हुए भंगिमा बताया गया। भंगिमा यानी हाव भाव, नृत्य करते हुए उनको दिखाया गया है। तो इस तरह का चित्र बनाया गया है जैसे कि कोई नृत्य वो कर रहे हो। अगला है कथक। तो आपको ध्यान रखना है कि भरतनाट्यम कहाँ का है, तो ये तमिलनाडु का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये कब किया जाता है, धार्मिक अनुष्ठानों पर किया जाता है ना। और इसकी भाव भंगिमा वाला जो मंदिर कहाँ पर है, तो ये कौन सा है, तो चिदम्बरम मंदिर है। अगला है कथक। यह उत्तर भारत का नृत्य है। इसके कलाकार बिरजू महाराज, सितारा देवी, शंभू महाराज, लच्चू महाराज आदि प्रमुख हैं। कृष्ण की लीलाओं व रासों से संबंधित है। कथक शब्द का अर्थ कथा या कहानी से है। यह मौखिक परंपरा से शुरू हुआ और आज कथक एक श्रेष्ठ नृत्य के रूप में उभर रहा है। तो ये किसने शुरू हुआ, मौखिक परंपरा से शुरू हुआ, ठीक है, और आज ये कथक है श्रेष्ठ नृत्य के रूप में उभर रहा है। अगला है कथकली। ये केरल का नृत्य है। तो देखो कथक कहाँ के, उत्तरी भारत का है, और इसके जो कलाकार है वो बिरजू महाराज है, सितारा देवी है, शंभू महाराज है, तो लच्चू महाराज आदि प्रमुख है। ये आपको ध्यान रखना। और ये कब किया जाता है, तो कथक की कथाएं रास से संबंधित है, यानी ये कथाओं, कृष्ण की कथाओं व रास से संबंधित है। तो ये कथक का अर्थ क्या होता है कि कथा या कहानी से है, यानी कोई भी कहानी उन्होंने ली, उसके आधार पर उन्होंने नृत्य को उस कहानी को नृत्य के अंदर शामिल किया। अगला है कथकली। ये केरल का नृत्य है। प्रमुख कलाकार कृष्णन कुट्टिट, उदय शंकर, के.सी. पन्निकर। इस कला में पारंगत नर्तकों के लिए यह ईश्वर की पूजा से कम न था। अगला है मोहिनी अट्टम। अगला नृत्य कौन सा है, मोहिनी अट्टम। ये जो है यह केरल का नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार भारतीय शिवाजी, रागिनी देवी, साताराव, हेमा मालिनी, है ना। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय वे भस्मासुर वध की घटना के संबंध में मनोरंजन के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। तो इसी से संबंध ये कौन है, मोहिनी अट्टम। तो आपने देखा कि हेमा मालिनी जो हीरोइन है उसका भी आपने कभी सर्च करो, जैसे कि गूगल पर, यूट्यूब पर भी मिल जाते हैं इनके नृत्य, है ना, और कई बार ये टीवी पर भी प्रदर्शित किया है। तो इनके नृत्य जो है ये मोहिनी अट्टम जो है इस नृत्य का नाम है, जो केरल का है, उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है। अगला है कुचिपुड़ी। ये आंध्र प्रदेश का नृत्य है। यामिनी कृष्णमूर्ति, राधा रेड्डी, स्वप्न सुंदरी, लक्ष्मी नारायण शास्त्री आदि प्रमुख नृत्य कलाकार हैं। 17वीं सदी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की। किसने की थी कुचिपुड़ी शैली की जो है कल्पना, उन्होंने यक्षगान के रूप में, है ना, सिद्धेंद्र योगी जो वैष्णव कवि थे, सिद्धेंद्र योगी जो 17वीं शताब्दी के अंदर प्रतिभाशाली कवि हुए हैं, है ना। इन्होंने जो है कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की। अगला है ओडिसी। ये उड़ीसा का नृत्य, तो अब उड़ीसा याद रखना, ठीक है। इसके प्रमुख कलाकार सोनल मानसिंह, किरण सहगल इत्यादि भगवान जगन्नाथ की पूजा से संबंधित है। अगला है मणिपुरी। यह मणिपुरी का नृत्य है। सविता मेहरा, रीता देवी, झावेरी बहिनें प्रमुख है। नृत्य की विशेष वस्तु बहुधा राधा और गोपियों की कृष्ण से अलग होने की व्यथा को दर्शाती है। तो जो नृत्य की विशेष जो वस्तु है जो विषय वस्तु है वो अधिकतर राधा और गोपियों की कृष्ण से अलग होने की व्यथा को यह दर्शाती है। शास्त्रीय नृत्य शैली के साथ लोक नृत्य भी विकसित हुए, जैसे कि आसाम का बिहू। अब देखो शास्त्रीय नृत्य
जो कि धार्मिक अनुष्ठानों पे किया जाता है, किसी मनोरंजन के लिए किया जाता है ना। लेकिन कुछ लोक नृत्य भी है जो लोगों के अंदर विशेष रूप से किसी एक विशेष जाति, धर्म या किसी विशेष क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध होते हैं, जैसे कि आसाम का बिहू, लद्दाख का मुखौटा नृत्य, मेघालय का वागला, सिक्किम का भूतिया प्रमुख नृत्य है। अब इससे पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न दे रखे, देखो आपको ये ध्यान रखना है कि बिहू कहाँ का प्रसिद्ध है, ठीक है, और ये जो है लद्दाख का कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो ये मुखौटा नृत्य प्रसिद्ध है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, तो नृत्यों के नाम आप ध्यान में रखिएगा। ये आगे कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो अपने पढ़ा अभी तक उसी में से है। ये प्रश्न है कि संस्कृत के किन प्राचीन ग्रंथों में नृत्य की जानकारी मिलती है। तो संस्कृत के ऐसे कौन सी प्राचीन ग्रंथ है जिसमें नृत्य की जानकारी मिलती है, तो हमने पढ़ा था कि ऋग्वेद जो है संस्कृत का प्राचीन ग्रंथ है ना। ऋग्वेद के बारे में पढ़ा, हमारा 4 पुराण थे जिसमें ऋग्वेद भी है जो पहला ग्रंथ है, इसमें ही नृत्य की जानकारी मिलती है। दूसरा प्रश्न है कि भारत के प्रमुख 4 शास्त्रीय नृत्यों के नाम लिखिए। तो भारत के जो 4 प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है जिसके बारे में हमने पढ़ा है उनके हमें नाम लिखना है। तो जैसे कि भरतनाट्यम है, कथक है, कथकली है, वह मोहिनी अट्टम है जिसकी जो नृत्यांगना हेमा मालिनी भी है। अगला तीसरा है कथकली नृत्य किस प्रांत का है, उस नृत्य के 2 कलाकारों के नाम लिखिए। तो जो कथकली नृत्य है तो केरल का है, तो क से क याद रखना, क से केरल, क से कथकली, ठीक है। तो ये नृत्य जो है केरल का है ना। और इस नृत्य के जो कलाकार हैं वो है कृष्णन कुट्टीर व उदय शंकर। तो कृष्ण कुट्टीर, तो क से नाम आ रहा है कृष्णन कुट्टिट व उदय शंकर। अगला है चौथा, भरतनाट्यम नृत्य के कलाकारों के नाम बताइए। तो भरतनाट्यम नृत्य के कलाकार जो है वो है, तो भरतनाट्यम नृत्य के कलाकार सरोजा वेदनाथ और यामिनी कृष्ण मूर्ति है। अगला पॉइंट है भारत में नृत्य का विकास, कि भारत में नृत्य का विकास कैसे हुआ। तो भारत में नृत्य के विकास के बारे में हम जानेंगे कि भारत में नृत्य का विकास किस तरह से हुआ है ना, कौन कौन से समय में हुआ और उनको किन किन भागों में बांटा गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक आप ललित कलाओं में भारतीय संगीत व नृत्य के बारे में पढ़कर समझ चुके होंगे। तो जो ये क्या है, जो ललित कलाएं हैं इसमें हमारा मन बड़ा रुचिकर होता है। नृत्य देखना किसको पसंद नहीं है, डांस वगैरह सब करते भी है और सब देखते भी है। तो देखो जो ये मैं आपको चैप्टर पढ़ा रही हूँ ये आपका किताब का ही है। अगर आपको यहाँ से साफ दिखाई ना दे तो आप अपना जो मोबाइल है, मोबाइल का जो पिक्सल चेंज कर लेना है ना। आप 240 पर या 360 पर देखोगे तो आपको आराम से साफ अक्षरों में दिखाई देगा। तो जो है ये भारत का नृत्य जो है वो क्या है, ये संगीत कला नृत्य के बारे में हम आगे पहले पढ़ चुके हैं और उन्हें याद भी कर लिया होगा। अब हम भारत में नाटकों के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ेंगे कि नाटक का भारत में उद्भव कैसे हुआ है ना। उद्भव यानी कि वो कब से शुरू हुए है ना, उनका विकास कैसे होता गया। ओपन स्कूल या दूरदर्शन पर नाटक देखा भी होगा आपने। जो ओपन स्कूल आपने क्या है, ओपन स्कूल पर है ना, ओपन स्कूल आपने स्कूल या दूरदर्शन, जो स्कूल है दूरदर्शन है उस पर आपने कई नाटक कई सीरियल आप देखते हो। आजकल हम नाटक और सीरियल बोलने लगे कि सीरियल आ गया है ना, तो लेकिन वो नाटक ही है। नाटक एक कला है, वह मनोरंजन का साधन भी है। नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। देखो नाटक क्या है, एक काव्य का एक रूप है, ठीक है, और मनोरंजन का साधन है, और नाटक करना भी एक कला है ना। अब आप जो भी सीरियल देखते हो, जो भी नाटक टीवी में देखते हो या कोई फिल्म देखते हो, वो भी एक नाटक ही तो है जिसमें उन कलाकारों को नाटक करते हुए आप देखते हो, उससे हमें रस की प्राप्ति होती है, यानी हमें मज़ा आता है ना। और ये देखो नाटक क्या है, एक तो हम जो देखते हैं तो उसमें वो बोलते भी है, कलाकार जो पात्र है आपस में बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो वो हम सुनते भी हैं उनके संवादों को है ना। और साथ में जो हम आंखों से भी उनको नाटक करते हुए कला जो अपने प्रदर्शित करते हुए उनको देखते हैं, पात्र के अनुसार वो अपना जो है एक्टिंग वो करते हैं, अर्थात मनोरंजन होता है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक प्रस्तुति कला की एक विधा है। तो आपको ना पूछा नाटक किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपको ये पूरी चीज़ लिखनी है, ठीक है ना, यहाँ से शुरुआत करनी है आपको। कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है कि नाटक किसे कहते हैं ना। तो ये नाटक का परिभाषा आ गई कि नाटक काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण यानी कि श्रवण द्वारा ही नहीं अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति कराती है। दृष्टि द्वारा देखकर सुनकर ही नहीं, देखकर भी वो दर्शक के हृदय में रसानुभूति यानी कि आनंद की अनुभूति कराती है, अर्थात मनोरंजन होता है, उसे नाटक या दृश्य काव्य कहते हैं। नाटक प्रस्तुति कला की एक विधा है जो अनंत काल से चली आ रही है। अनंत काल यानी नाटक प्रस्तुत करना एक विधा एक तरीका है जो अनंत काल यानी बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है। भारत में अभिनय कला तथा रंगमंच का उद्भव वैदिक काल में हो चुका था। प्राचीन भारत में नाटक धार्मिक अवसरों, सांस्कृतिक पर्वों व सामाजिक समारोह में मंच पर प्रस्तुत होता था। भारतवर्ष में नाटकों का प्रचार बहुत प्राचीन काल से है।
तो भारतवर्ष में क्या है, जो नाटकों का प्रचार हुआ है भारतवर्ष में वो बहुत प्राचीन काल से है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बहुत ही पुरानी नाट्य विधा या कला से संबंधित ग्रंथ है। रामायण महाभारत आदि में नाट्य कला का विवरण मिलता है। नाटक अपने आप में संपूर्ण विधा है जिससे अभिनय, संवाद, कविता, संगीत इत्यादि शामिल है। प्राचीन भारत में बुद्ध व महावीर के काल में नाटक उनके धर्म के सिद्धांतों व उपदेशों को जन साधारण तक पहुंचाने का माध्यम था। तो देखो, प्राचीन काल में जो नाटक किए जाते थे वो क्यों किए जाते थे कि जो महात्मा बुद्ध है, महावीर स्वामी है ना, उनके समय में जो नाटक हुए वो क्या करते थे कि इनके जो धर्म के सिद्धांत है, उनके जो उपदेश है इन महात्माओं के, वो जन साधारण तक पहुंचाने के लिए, यानी कि नुक्कड़ नाटक करना, लोगों के बीच में जाके उन महात्माओं के बारे में, और जो ये संत हुए हैं है ना, जो बुद्ध है, महावीर स्वामी है, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी अच्छी शिक्षाओं के बारे में वो नाटक करके लोगों में प्रचार करते थे। 10वीं शताब्दी तक शिक्षित लोगों की भाषा संस्कृत थी। तो 10वीं है ना, सन 1000 के आसपास 10वीं शताब्दी तक लोगों की भाषा क्या थी, संस्कृत। अतः नाटक भी इसी भाषा में होते थे। तो ये तो जाहिर है जिस भाषा में लोग बोलेंगे, जो भाषा होती थी उसी भाषा में नाटक किया जाता है। मान लो कोई व्यक्ति गुजराती बोलने वाला, गुजराती क्षेत्र है तो वहाँ के क्षेत्र में गुजराती में नाटक हो गए। हिंदी भाषी प्रदेश है तो वहाँ हिंदी भाषी क्षेत्र में जो है हिंदी भाषा में नाटक हो गए। कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि और नाटककार है। जो कालिदास है वो क्या है, एक सर्वश्रेष्ठ कवि है, बहुत अच्छे कवि भी रहे और नाटककार भी रहे हैं, जो गुप्तकालीन थे। जो कौन से काल के थे, गुप्तकालीन थे। तो कालिदास के नाटक कौन से समय के थे, ये गुप्त काल के थे। इनका प्रथम नाटक मालविका अग्निमित्र है जिसमें 5 अंक या अध्याय है। उसमें कितने अंक का अध्याय है, उसमें 5 अंक या अध्याय है। कालिदास का दूसरा जो 5 अंकीय नाटक विक्रमोवंशी है, विक्रमवंशी है, ठीक है, ये नाटक भी उनका है जिसमें पुरुवरा तथा उर्वशी की प्रेम कथा है। भारत की नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाला नाटक अभिज्ञान शकुंतलम है। तो अत्यंत जो है गौरवपूर्ण, जो विश्व में प्रसिद्ध नाटक है वो कौन सा है, अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये भी कालिदास द्वारा रचित है, जिसकी रचना भी कालिदास ने की है। इस नाटक में 7 अंकीय अध्याय हैं जिनमें हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत तथा कर्णव ऋषि की पालिता कन्या शकुंतला का मिलन, वियोग तथा पुनर्मिलन की कथा का नाटकीय चित्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है। संस्कृत नाटककारों में भास का नाम महत्वपूर्ण है। किसका नाम महत्वपूर्ण, भास का, जो कालिदास के पूर्ववर्ती थे। इन्होंने लगभग 13 नाटकों की रचना की। स्वप्नवासवदत्ता बाल चरित्र प्रमुख नाटक है। नाटकों के माध्यम से सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों का चित्रण प्रस्तुत किया है। आज से लगभग 1600 वर्ष पहले गुप्त काल में के अन्य नाटककार विशाख दत्त ने, तो गुप्त काल के एक और अन्य नाटककार हुए विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस है ना, देवीचंद्र गुप्त ने, देखो विशाख दत्त ने क्या लिखा, मुद्रा राक्षस नामक एक नाटक का ग्रंथ लिखा है ना, एक नाटक लिखा। और देवीचंद्र गुप्त तथा शूद्रक ने मचकटिक नाटक लिखा। सम्राट हर्षवर्धन ने रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक की रचना की। भवभूति ने मालती माधव, महावीर चरित्र, कन्नौज के दरबारी लेखक राजशेखर का बाल रामायण, बाल भारत, कपूर मंजरी इत्यादि नाटक प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्रों के पारंपरिक नाट्य शैलियों की अपनी अलग पहचान है। राज्यों के अनुसार प्रमुख लोक नाट्य निम्नलिखित है। देखो, हर राज्य के अंदर कुछ न कुछ लोक नाटक है वो निम्नलिखित है। जैसे कि कश्मीर में जो है भांड पाथर है, ब्रज रोहतक व हाथरस का स्वांग है। उत्तर प्रदेश नौटंकी रास है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, नौटंकी रास होता है। गुजरात और राजस्थान में भवाई, ठीक है। बंगाल के अंदर है जात्रा कीर्तनीय नाटक। मध्य प्रदेश का माच है, असम की भावना है और महाराष्ट्र का तमाशा लाडित है। कोंकण व गोवा का दशावतार है। केरल कृष्णाटम है ना, मुंडियट्टू और कुटियाट्टम है। तमिलनाडु कर्नाटक यक्षगान है। तो ये नाटकों के नाम हैं। आधुनिक भारत में हिंदी के प्रमुख नाटककार एवं नाटक है भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र, ये हिंदी के नाटक है, ठीक है, कि भारतेंदु के नाटक सत्य हरिश्चंद्र, अंधेरी नगरी जयशंकर प्रसाद के चंद्रावल, अजातशत्रु, राजश्री आदि प्रमुख है। अब है इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो अभी हमने पढ़ा, उसी से संबंधित ये प्रश्न है कि नाटक किसे कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि नाटक किसे कहते हैं, है ना। तो नाटक की परिभाषा आपको बतानी है कि जैसे कि नाटक क्या होता है, कि नाटक क्या है, काव्य का एक रूप है जो रचना श्रवण द्वारा ही नहीं
है ना, अपितु दृष्टि द्वारा भी दर्शकों के हृदय में रसानुभूति करवाती है, अर्थात मनोरंजन करवाती है, उसे नाटक या दृश्य कहते हैं। तो हमने स्टार्टिंग में नाटक की हमने परिभाषा पढ़ी थी, मैंने आपको अंडरलाइन भी लगवाई थी कि ये जो है ये नाटक की परिभाषा है। अगला है भास कौन था, उसके 2 नाटकों के नाम लिखे। तो अभी हमने पढ़ा जो भास है वो संस्कृत नाटककारों में भास का नाम लिया जाता है कि एक संस्कृत नाटककार थे, है ना, इनके जो कालिदास के पूर्ववर्ती थे, यानी कालिदास से जो पहले हुए थे, उन्होंने लगभग 13 नाटकों की रचना की थी, जिसमें है स्वप्नवास दत्ता, है ना, बाल चरित्र प्रमुख नाटक इनके हैं। प्रश्न संख्या 3 है कालिदास के किन्हीं 2 नाटकों के नाम लिखो। तो कालिदास के हम बता सकते हैं 2 नाटक कि विक्रमोवंशी व अभिज्ञान शकुंतलम। तो विक्रमवंशी और कालिदास जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये कालिदास के नाटक है। कश्मीर व महाराष्ट्र के प्रमुख नाटकों के नाम लिखिए। तो मान पाथर व तमाशा लाडित। तो मान पाथर है, तमाशा लाडित है, ये क्या है, कश्मीर व महाराष्ट्र के प्रमुख नाटक है। अगला है भारतीय स्थापत्य कला और विरासत। तो भारतीय स्थापत्य कला में क्या क्या और क्या हुआ, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। कला और स्थापत्य शैली भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है, विरासत है। स्थापत्य की विशिष्टताएं भारत के लंबे इतिहास के मध्य ही विकसित हुई। भारतीय स्थापत्य कला के सबसे प्राचीन और विशिष्ट साक्ष्य आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में पाए गए हैं। तो देखो इसमें क्या बताया गया है कि जो भारतीय इतिहास में जो स्थापत्य कला है ना, जो स्थापत्य कला जैसे कि मूर्ति वगैरह ये बनाना है, ठीक है, ये जो कला है वो प्राचीन और विशिष्ट साक्ष्य इसके जो मिले, यानी बहुत प्राचीन साक्ष्य है ना, और जो विशिष्ट और बहुत विशेष साक्ष्य 5000 वर्ष पहले, है ना, सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगरों में पाए गए। विभिन्न कलाओं में स्थापत्य कला ने स्थानीय और प्रादेशिक सांस्कृतिक परंपरा, उपलब्ध सामग्री, सामाजिक आवश्यकताओं, आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा है। अतः वास्तुशास्त्र का अध्ययन हमें सांस्कृतिक विभिन्नता का ज्ञान कराता है और हमें भारत की समृद्ध परंपराओं को समझने में सहायता करता है। तो जो भी वास्तुशास्त्र का अध्ययन करता है वो उससे हमें भारत की विभिन्न संस्कृति को पता चलता है, ठीक है, और हमें भारत की समृद्ध परंपरा जो है, भारत में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के धर्मों के लोग हैं, ठीक है, अलग अलग रिवाजों मान्यताओं को मानने वाले लोग हैं, है ना, ये उनकी तो इसकी परंपरा बहुत समृद्ध है और लंबे समय से चली आ रही है। भारतीय वास्तुकला या स्थापत्य कला एवं विरासत को निम्नलिखित बिंदुओं में समझ सकते हैं। तो हम इसमें कैसे समझेंगे, इसमें कुछ बिंदु है, यानी भारतीय वास्तुकला और स्थापत्य कला, वास्तुकला कह दो या स्थापत्य कला कह दो, ठीक है, एक ही है। वास्तुकला जैसे मूर्तियाँ वगैरह है ना, ये जो है, तो इनकी जो कलाएँ हैं उनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कैसे, पहला है प्राचीन भारत में वास्तुकला का विकास, दूसरा है मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला, तीसरा है आधुनिक भारतीय वास्तुकला। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल, इसके अंदर वास्तुकला के अंतर्गत क्या, इसको हम वास्तुकला को हम स्थापत्य कला भी कहते हैं। स्थापत्य कला कहते हैं, वास्तुकला, दोनों का मतलब एक ही है। अब हम बढ़ते हैं प्राचीन भारतीय वास्तुकला का इतिहास एवं विरासत, कि प्राचीन भारत में वास्तुकला के अंदर क्या चीज़ें हुई है और क्या उनकी जो है विरासत रही है। स्थापत्य कला का इतिहास उतना ही पुराना है, यानी कि वास्तुकला, ठीक है, जितना मानव का इतिहास है ना, मानव ने कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाया है, ठीक है। तो जितना, जब से मानव हमारी धरती पे आया तभी से स्थापत्य कला भी शुरू हुई, चाहे वो किसी भी रूप में हुई हो, है ना। पहले वो गुफाओं में रहता था, छोटी छोटी गुफाएं बना दी उन्होंने, कुछ शिलाएं बना दी, कुछ डिजाइन बना दिए वहाँ पर, है ना। ऐसे भारतीय स्थापत्य कला की उत्पत्ति आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिंधु सरस्वती सभ्यता से मानी जाती है। यहाँ के प्रमुख स्थलों हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा व लोथल से प्राप्त अवशेषों के आधार पर कह सकते हैं कि यहाँ के निवासी महान निर्माणकर्ता व स्थापत्य कौशल के धनी थे। यहाँ की नगर नियोजन व निर्माण कार्य भी आज जीवित साक्ष्य एवं विरासत है। सड़कों का एक दूसरे पर समकोण में काटना, व्यवस्थित नालियाँ, विशाल स्नानागार, अन्नागार, रक्षा प्राचीर यानी कि चारों तरफ परकोटा होना, ठीक है, भवनों के द्वार मुख्य सड़कों की ओर न खुलकर गलियों की ओर खुलना, पक्की ईंटों की इमारतें, घरों में आंगन, रसोई घर, कुआं इत्यादि स्थापत्य कला आज भी आश्चर्यचकित करने वाली है। यानी कि 5000 साल पहले अब जो ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है, या मोहनजोदाड़ो है, ये कालीबंगा है, ये लोथल है, ये जगहों के नाम हैं जहाँ पर कुछ पुराने समय के कुछ अवशेष मिले हैं। ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर पहले कोई लोग रहते थे, है ना। यहाँ पर कुछ उनकी वस्तुएं मिली है दबी हुई, जब खुदाई की गई तो अलग अलग तरह के वहाँ पर प्रमाण हमें मिलते हैं। तो फिर उनको देखा गया तो ये 5000 साल पुरानी वस्तुएं मिली है वहाँ पर, ठीक है। और साथ में वहाँ पर कुछ इस तरह के मकान मिले, यानी उस तरह के मकानों के कुछ ढांचे मिले हैं, है ना, जो दबे हुए थे, ठीक है, जिससे पता चलता है कि उस समय भी लोग क्या करते थे, स्थापत्य कला के अंदर माहिर थे।
आज से लगभग 2600 वर्ष पहले बौद्ध व जैन धर्म के उद्भव ने भारत की प्रारंभिक स्थापत्य कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्तूप, विहार, चैत्य एवं मंदिरों की वास्तुकला आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक है। सांची एवं अमरावती के स्तूप, देलवाड़ा के जैन मंदिर स्थापत्य कला के उदाहरण है। तो सांची व अमरावती के स्तूप, तो पूछा जाए सांची और अमरावती के स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है। देखिए देलवाड़ा के जैन मंदिर ये राजस्थान में है। इनकी स्थापत्य कला के ये विशेष उदाहरण है। तो हम इनको स्थापत्य कला के क्या मान सकते हैं, उदाहरण मान सकते हैं। अब देखो ये कुछ सांची स्तूप दे रखा है। देखो मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, ये मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है ना। तो ये भी स्थापत्य कला ही है ना। इसके अलावा भीलवाड़ा का जैन मंदिर जो राजस्थान में है, देखो ये कितना सुंदर मंदिर बनाया गया है। तो ये भी कहाँ पर है, ये भी एक स्थापत्य कला के अंतर्गत आता है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में मौर्य युग का महत्वपूर्ण स्थान है। देखो भारत का जो सांस्कृतिक विकास हुआ है उसके अंतर्गत जो है मौर्य युग यानी जो मौर्य काल था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोक है, बिंबिसार है, समुद्रगुप्त है ना, इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। राज्य की समृद्धि तथा मौर्य शासकों की प्रेरणा से कलाकारों को प्रोत्साहन मिला। तो राज्य की उस समय समृद्धि थी, अच्छा खासा राज्य था, कोई कमी नहीं थी। और साथ में ही जो वहाँ के शासक थे, मौर्य शासक थे, उन्होंने भी कलाकारों को प्रेरणा दी, कलाकारों को प्रोत्साहित किया ताकि वो नई नई कलाकृतियों का निर्माण करें। और पहली बार कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया गया। पाषाण यानी पत्थरों का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप कलाकृति चिरस्थायी होगी। अब देखो पत्थर से कोई कलाकृति बना दी गई तो पत्थर तो ना ही तो खराब होगा, लंबे समय तक वो चलेगा, ठीक है। तो इससे जैसे वो कलाकृति क्या हो गई, स्थायी होगी। देखो आज भी क्या होता है कि कभी भी कोई जो प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं और उसने कोई मकान का निर्माण करवाया या कोई गली का उन्होंने अच्छा करवाया निर्माण, या बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने कुछ बनाई है ना, जो लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। हम अपने घर का उदाहरण लेते हैं। हमारे घर में क्या होता है, जब हमारा घर बन जाता है तो हम बाहर नेम प्लेट लगाते हैं है ना। उसके अंदर हम एक पत्थर के ऊपर अपना नाम पता वगैरह खुदवाते हैं और उसको बाहर लगा देते हैं। तो वो क्या है, एक वास्तुकला का उदाहरण है। वो शिलालेख है, तो है ना, शिला पत्थर पर कुरेदा गया है ना आपका नाम। और वो कई सालों तक भी खराब नहीं होगा, क्योंकि वो पत्थर पर जो कारीगरी की गई वो स्थायी हो जाती है। तो ऐसा ही उस समय हुआ कि पाषाण का प्रयोग किया गया है ना, जिसके फलस्वरूप कलाकृति चिरस्थायी यानी बहुत लंबे समय तक वो चल सकती थी। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले मौर्य सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। स्तूप यानी कि एक है ना गोलाकार होता है, गोलाकार स्तूप होते हैं है ना, जिससे सांची जो है सांची, बरहूत, बोध गया, अमरावती के आलेख प्रमुख है। तो ये जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से संबंधित होते हैं। ऐसे होते हैं स्तूप, ये स्तूप का चित्र दे रखा है, इस तरह का स्तूप होता है ना। नीचे कुछ इसमें अस्थियाँ वगैरह, जो महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ वगैरह है, या उनके जो अनुयायी है, जो शिष्य हुए हैं, जो बड़े ही ज्ञानी रहे, उनकी अस्थियाँ होती है ना इनके अंदर। और फिर इसके ऊपर स्तूप बना दिया जाता है, इस गोल टाइप में बनाया जाता है। फिर जैसे ये बनाया हुआ है, फिर उनमें जो पूजा पाठ की जाती है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप होते हैं। आज से लगभग 2300 वर्ष पहले मौर्य शासक सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें सांची, बरहूत, बोध गया, अमरावती के आलेख प्रमुख है। अशोक के समय लगभग 30 स्तंभों का निर्माण, स्तंभ यानी खंभों, 3 खंभों का निर्माण हुआ। सारनाथ, सांची, लुम्बिनी, लोरिया है ना आदि स्तंभों की कलाकारी व पॉलिश आज भी विश्व के समक्ष हमारी अद्भुत विरासत है। देखो सारनाथ का सांची है, लुम्बिनी का लोरिया है, ये स्तंभ है यानी खंभा है जो लोहे का भी बना हुआ था है ना। इन स्तंभों में जो पॉलिश की गई है ना, जो कलाकारी की गई है, वो आज भी अद्भुत है, यानी उनमें कोई जो कमी अभी भी नहीं आई है, ऐसी की ऐसी है। 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक भारतवर्ष में गुप्त वंश का शासन था। गुप्त काल में स्थापत्य कला में एक नवीन परिवर्तन हुआ। गुप्तकालीन वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर निर्माण है, क्योंकि व्यवस्थित रूप से। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा क्या बना वास्तुकला के अंदर, क्या है, देखो स्तंभ है, मंदिर है, कुछ गुफाओं पे कुछ चित्र उकेरे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि गुप्तकालीन वास्तुकला जो है कि सर्वोत्तम उदाहरण मंदिर के निर्माण है, क्योंकि व्यवस्थित रूप से मंदिरों का निर्माण कार्य इसी समय प्रारंभ हुआ। मध्य प्रदेश में सांची का मंदिर है ना, तिगवा एवं एरन का विष्णु मंदिर। तो मध्य प्रदेश में क्या सांची का मंदिर है, तिगवा एवं एरन का विष्णु मंदिर है, नचना ठाकुर का पार्वती मंदिर है ना, भूमरा का शिव मंदिर है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, इत्यादि प्रमुख सांस्कृतिक धरोहर है। गुहा स्थापत्य का विकास भी गुप्त काल में हुआ। गुहा यानी गुफाओं के अंदर जो स्थापत्य हुआ, गुफाओं के अंतर्गत, जैसे मान लो ये गुफा है, देखो बाघ की गुफा मध्य प्रदेश की गुफा थी, पहाड़ है, पहाड़ में गुफा, तो गुफा के अंदर भी कुछ कलाकृति करके वो गुफा को सुंदर बनाया गया है, तो इसको बोलते गुहा ना। तो जो गुहा स्थापत्य कला है उसका विकास गुप्त काल में हुआ। मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं
है ना, महाराष्ट्र की अजंता व एलोरा की गुफाएं, तो महाराष्ट्र में अजंता है, एलोरा की गुफाएं, और उड़ीसा की उदयगिरी गुफाओं की कलाकारी प्रसिद्ध है। 7वीं सदी से भारतीय स्थापत्य कला में एक नवीन मोड़ आया। मंदिर वास्तुकला निर्माण की 3 शैलियाँ विकसित हुई। उत्तर भारत में वास्तुकला की नागर शैली, तो उत्तर भारत में क्या हुई, नागर शैली। मध्य भारत वास्तुकला की बेसर शैली, तो दक्षिण भारत में वास्तुकला की द्रविड़ शैली का विकास होता है। आपको ये ध्यान रखना है। वास्तुकला यानी कि जो मंदिर है, मूर्तियाँ है ना, कुछ और और चीज़ें हैं जो बनी हैं, ठीक है, तो मंदिर है, मूर्तियाँ हैं, उनकी जो कलाएँ हैं, उनका निर्माण की कुछ शैलियाँ होती है, कुछ तरीके होते हैं। आपने देखा होगा कुछ मंदिर, देखो कुछ मंदिर के ऊपर गुम्बद होता है, ऐसे गुम्बद होता है, ठीक है, ऊपर घंटियाँ है, कलश वगैरह लगा के ये गुम्बद होता है, ठीक है, तो ये अलग शैली हो गई, है ना। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो एकदम सपाट होते हैं, ऊपर छत ही होती है सिर्फ, है ना, ये छत ही होती है ना, ऐसा कुछ मंदिर हो गया। इधर झंडा लगा दिया, भगवान का जो भी है, जिस भी देवता का संबंधित है ना, इस तरह, तो ये एक अलग शैली हो गई। कुछ मंदिर ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचाई पर, है ना, ऊंचाई पे चढ़ता है, ऊंचाई चबूतरा बड़ा, एक बड़ा सा, है ना, और सीढ़ियाँ लगा दी, यहाँ पर सीढ़ियाँ बना दी, और फिर उन पर उस मंदिर का निर्माण किया गया, है ना। जैसे कि जगन्नाथ का मंदिर है ना, दक्षिण भारत के मंदिर है, इसमें तो ये क्या हो, अलग अलग शैलियाँ हो गई। प्राचीन भारत में बड़ी बड़ी चट्टानों को काट कर व तराश कर भी मंदिरों का निर्माण किया गया। तो देखो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, उनको काट कर तराश कर भी मंदिरों का निर्माण किया गया। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित, तो राष्ट्रकूट क्या थे, एक वंश था, है ना, जैसे कि राठौर वंश है, चौहान वंश है, ठीक है, खिलजी वंश है ना, मुगल है तो मुगल वंश हो गया। इसी तरह एक राष्ट्रकूट वंश था। तो राष्ट्रकूट द्वारा निर्मित एलोरा का कैलाश मंदिर, पल्लव शासकों द्वारा निर्मित महाबलीपुरम का रथ मंदिर एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए हैं। तो ये क्या है, एकांशी मंदिर है, यानी कि एक ही पत्थर को काट कर बनाए। कहाँ पर, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित है ये एलोरा का कैलाश मंदिर। पल्लव शासक आ गए, तो पल्लव शासकों द्वारा निर्मित महाबलीपुरम का रथ मंदिर एक ही पत्थर को तराश कर बनाए गए अद्भुत उदाहरण है, और उस जमाने की कारीगरी को प्रदर्शित करते हैं। देखो उस समय भी कितने अच्छे कारीगर थे। मंदिर निर्माण में चोल शासकों द्वारा, तो देखो मंदिर निर्माण में क्या हुआ, चोल शासकों द्वारा तमिलनाडु में निर्मित, चोल शासकों द्वारा तमिलनाडु में निर्मित तंजौर का वरदेश्वर मंदिर, चिदम्बरम मंदिर प्रमुख है। तो ये तमिलनाडु में कौन से मंदिर आते हैं, तंजौर का वरदेश्वर मंदिर और चिदम्बरम मंदिर प्रमुख है, तो ये इसके अंतर्गत आएंगे, है ना। अब देखो वरदेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु, देखो तमिलनाडु में मंदिर का एक उदाहरण दे रखा है, सॉरी चित्र दे रखा है ना, कितना सुंदर मंदिर है। इसके बाद में रथ मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु, देखो ये रथ बनाया गया है, पहले रथ की जैसी आकृति बनाई गई है ना, ये रथ की जैसी आकृति है, उसके ऊपर मंदिर का निर्माण किया गया है ना, जैसे सीढ़ियाँ वगैरह बना के रथ की आकृति बना के थोड़ी ऊंचाई पे मंदिर का निर्माण किया जाता है। उड़ीसा के सुंदर व आकर्षक मंदिरों में लिंगराज का मंदिर, भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मंदिर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर है, बनारस का विश्वनाथ मंदिर है, मथुरा का गोविंद मंदिर, गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर आदि महत्वपूर्ण विरासत है। अब देखो ये मंदिरों का चित्र दे रखा है कि सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये ऐसा है, ठीक है। आप और भी स्रोत से इन मंदिरों को सर्च कर सकते हो और वहाँ पर इन मंदिरों को देख सकते हो। जैसे गूगल पर सर्च करोगे आपको वहाँ की पिक वगैरह, वहाँ की जानकारी अच्छी से मिलेगी। अगला है खजुराहो का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। अब मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला के, मध्यकालीन भारतीय स्थापत्य कला में क्या था, अभी हमने प्राचीन काल का पढ़ा, अब हम मध्यकाल का देखेंगे। 13वीं शताब्दी में तुर्कों के आगमन के साथ फारस, अरब व मध्य एशिया की वास्तुशिल्प की शैलियों का भारत में आगमन हुआ। देखो 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, तुर्क आ गए, तुर्की आए, भारत में उनका आगमन हुआ, तो उनके साथ साथ क्या फारस है, अरब है, मध्य एशिया की जो वास्तुशिल्प है कि शैलियों का भारत में क्या हो गया, आगमन हुआ। यानी ये आए तो अपने साथ ये कुछ ना कुछ संस्कृति लेके आए, अपनी परंपराओं को लेके आए, अपनी संस्कृति को लेके आए, वहाँ के रीति रिवाज लेके आए, वहाँ की कलाएँ भी लेके आए साथ में, है ना। तो ये फारस, अरब, मध्य एशिया की वास्तुशिल्प की जो शैलियाँ है, जो तरीके हैं, वो भारत में आगमन हुआ। इस स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता थी गुंबज, है ना, और ऊंची ऊंची मीनारें। देखो गुंबज इस तरह से होता है, मंदिर के ऊपर या किसी दीवार के ऊपर गुंबज बना जाता है ना, और ऊंची ऊंची मीनारें, है ना, मेहराब, है ना, मेहराब, छठदार छतें, है ना, मेहराब और छठदार छतें शासकों द्वारा बनाए गए महलों, मस्जिदों, मकबरों एवं अन्य इमारतों में ये लक्षण पाए जाते थे। इन इमारतों पर भारतीय कला और परंपराओं का प्रभाव पड़ा, इसीलिए जिस नवीन स्थापत्य कला का विकास हुआ वह न तो पूर्ण रूप से विदेशी थी और न पूर्ण रूप से भारतीय थी। देखो इस समय जो भारतीय कला, जो इन इमारतों पर जो भारतीय कला और परंपरा का प्रभाव पड़ा, वो जो है ना, इसलिए ये कला और परंपरा इस समय जो है वो पूर्ण रूप से न तो भारतीय थी और न ही विदेशी, क्योंकि दोनों मिक्स थी, है ना।
क्योंकि विदेशी तुर्क एवं मुगल शासकों ने भारतीय शिल्पकारों से कार्य करवाया था, जो बहुत कुशल कलाकार थे और पहले ही बहुत सुंदर इमारतें बना चुके थे। मध्यकालीन वास्तुकला, देखो मध्यकालीन वास्तुकला के कुछ जो यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं, जैसे कि सल्तनत कालीन वास्तुकला। सल्तनत काल कब से कब तक रहा? 1206 से लेकर 1525 तक ये सल्तनत काल रहा। उस समय जो है क्या क्या हुआ, गुलाम वंशी शासकों के समय वास्तुकला का निर्माण हुआ। फिर खिलजी आए, है ना, खिलजी कालीन इमारतें बनी। फिर तुगलक आए, उनके समय की इमारतें बनी, है ना। फिर लोदियों की वास्तुकला हुई, ठीक है। फिर आए मध्यकालीन वास्तुकला, तो उसमें आया 1526 से लेकर 1717, जो कि मुगलों का समय था। ये खिलजियों है, गुलाम वंश है, उनका समय था। तो 1526 में बाबर का आगमन हमारे भारत में हो चुका था। तो 1526 से लेकर 1707 तक किसका समय रहा? हमारे देश में मुगलों का समय रहा। बाबर कालीन वास्तुकला, हुमायूं कालीन वास्तुकला, बाबर के समय में जो भी निर्माण हुआ, है ना, उस समय की वास्तुकला। फिर हुमायूं का, बाबर का बेटा हुमायूं था, उसके समय जो भी वास्तुकला से संबंधित जो भी इमारतें वगैरह, है ना, बनाई गई वो है। अकबर कालीन वास्तुकला, अकबर के समय, हुमायूं का बेटा कौन? अकबर, और अकबर का बेटा कौन? जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब, है ना। तो इन समय में जो भी वास्तुकलाएं हुई, जो भी मंदिर मस्जिद या फिर जो भी स्तंभ वगैरह बनाए गए, जो बुर्ज वगैरह बनाए गए, है ना, जैसे कि अपन कहेंगे जहांगीर के समय में क्या बना, शाहजहां के समय में क्या बना, ताजमहल का निर्माण हुआ था। ताजमहल को देखो वो भी गुंबदाकार है, उसके ऊपर का क्या हिस्सा, इसके ऊपर का हिस्सा ऐसे गुंबदाकार है और मीनारें लगी हुई है। तो उस समय की कुछ परंपरा थी, कुछ शैलियाँ थी। अगला क्षेत्रीय शासकों की वास्तुकला। क्षेत्रीय शासक जिस क्षेत्र के जो शासक हुए हैं, जैसे कि विजयनगर है, बंगाल है, गुजरात है, बहमनी है, जौनपुर है, राजस्थानी है ना। उस समय में उनके वहाँ के क्षेत्रीय राजाओं ने भी क्या किया, चलो ये तो क्या थे, ये सारे तो बाहर से आए हुए थे, है ना, ये लोग तो क्या थे, बाहर से आए हुए थे, है ना, यहाँ पर आक्रमण किया, यहाँ पर रहने लगे। जबकि जो ये क्या थे, ये क्षेत्र यहाँ की, यहीं के राजा थे, है ना, उन्होंने भी कुछ निर्माण करवाया। दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। तो देखो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। इनके नाम में कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का निर्माण हुआ। खिलजी वंशीय सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को बड़ा करवाया और मस्जिद की चार दीवारी बनाकर द्वार बनवाया, जिसे अल्लाह दरवाज़ा कहा जाता है। इसकी सुंदर स्थापत्य कारीगरी आज भी देखने योग्य है। मोहम्मद तुगलक, जो मोहम्मद तुगलक है, मोहम्मद तुगलक में फिरोज तुगलक के समय विभिन्न मकबरे, मस्जिद, नगर एवं किलों का निर्माण हुआ। अफगान शासकों के दौरान दिल्ली में इब्राहिम लोदी का मकबरा एवं सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा बनाया गया। तो आपको ये नाम ध्यान रखने हैं कि पूछा जा सकता है कि इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ है और सासाराम में जो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो ये तो कहाँ है, सासाराम बिहार में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान भी रखना है। अब देखो कुतुब मीनार, अब देखो ये स्थापत्य कला के उदाहरण आ गए यहाँ पर। ये कुतुब मीनार स्थापत्य कला का उदाहरण है। बुलंद दरवाजा स्थापत्य कला का उदाहरण है। आगरा का किला, आगरा का ताजमहल, ये सारे स्थापत्य कला के उदाहरण है। मुगलों के आगमन से स्थापत्य कला में एक नवीन युग की शुरुआत हुई। मुगल शैली की वास्तुकला का प्रारंभ अकबर के शासन में हुआ। हालांकि मुगल वंश का संस्थापक बाबर था। उसने ग्वालियर की हिंदू शासक मान सिंह एवं विक्रमजीत के महलों के प्रभाव में भवन बनाए। तो उन्होंने क्या किया, जो ग्वालियर के हिंदू शासक मान सिंह थे और विक्रमजीत थे, उनके महलों को उन्होंने देखा, उससे वो प्रभावित हुए, उनके प्रभाव में आकर उन्होंने भवन बनवाए। मुगल काल में भवनों का निर्माण, मुगल काल कब से हुआ? 1526 से लेकर 1857 तक, है ना, में भवनों का निर्माण अधिक पैमाने पर किया गया। बलुआ पत्थर व संगमरमर का प्रयोग भवन निर्माण में हुआ। तो मैंने बताया ना, बलुआ पत्थर का प्रयोग और संगमरमर, क्यों ताजमहल किससे बना हुआ है? संगमरमर से बना हुआ है, तो उनका प्रयोग वहाँ पर ज़्यादा हुआ। अकबर के शासन में आगरा व फतेहपुर सीकरी, तो अकबर के शासन में क्या हुआ? आगरा और फतेहपुर सीकरी में किलों का निर्माण हुआ। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा मुगल साम्राज्य की शान शौकत को प्रतिबिंबित करता है। यहाँ सलीम चिश्ती का मकबरा, इबादत खाना, बीरबल निवास आवास आदि हैं। यहाँ के दीवाने आम व दीवाने खास प्रसिद्ध हैं। यहाँ बादशाह प्रशासनिक बैठक लेता था, यानी प्रशासन से संबंधित यहाँ पर बैठकें करता था। मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ मुगल वास्तुकला अपने शिखर पर पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में संगमरमर से बने भवनों का निर्माण होने लगा। जहांगीर के समय सिकंदरा में अकबर का मकबरा, है ना, इत्मादुद्दौला का मकबरा प्रमुख है। शाहजहां सबसे महान भवन निर्माता सिद्ध हुए। देखो शाहजहां ने तो क्या किया, सबसे महान भवन निर्माता सिद्ध कौन हुए? शाहजहां। उसने निर्माण कार्यों में संगमरमर का भरपूर प्रयोग किया है। जो भी उन्होंने बनाया सारा किसमें बनाया? संगमरमर में बनाया। दिल्ली में जामा मस्जिद, लाल किला, आगरे का ताजमहल, ये किसने बनाया? शाहजहां की
देन है भाई, है ना। दिल्ली की जामा मस्जिद, लाल किला, आगरे का ताजमहल, दीवाने आम इत्यादि प्रसिद्ध भवनों का निर्माण करवाया। औरंगजेब के समय भी मकबरों व मस्जिदों का निर्माण हुआ। बंगाल, गुजरात और दक्कन के क्षेत्रीय राज्यों की स्थापना के साथ ही वहाँ की अपनी शैली में कई इमारतों बनाई गई। आज से लगभग 600 वर्ष पहले दक्षिण भारत में हिंदू राज्य विजयनगर के राजाओं ने अपने राज्यकाल में अनेक सुंदर भवन एवं मंदिर बनवाए, जिसमें हम्पी में विट्ठल स्वामी मंदिर, है ना, हाजाराम मंदिर, महानवमी डिम्बा, कमल महल इत्यादि प्रमुख स्मारक हमारी सांस्कृतिक विरासत है। मालवा में होसंग शाह के मकबरे में पीले और काले रंग के संगमरमर पर जड़ाऊ काम, मांडू में जामा मस्जिद, हिंडोला महल, जहाज महल, बिदर का महमूद खां का मदरसा, बीजापुर में इब्राहिम रोजा, ना, गुल गुम्बज, गोलकुंड का दुर्ग, जौनपुर में सरकी शासकों द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद व उसका गुम्बज, जालीदार दीवार इत्यादि प्रसिद्ध क्षेत्रीय वास्तुकला आज भी जीवित है। तो ये क्षेत्रीय वास्तुकला थी उस समय की, उसी समय के राजाओं के द्वारा बनाई गई थी। अब देखो, जैसे अटाला मस्जिद कहाँ पर है, जौनपुर में, ये इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। हाजाराम मंदिर कहाँ पर है, कर्नाटक में, ये इस तरह से इनका चित्र बना हुआ है। विजयनगर का कमल महल ये इस तरह से है, तो कमल के समान इनकी आकृति बनाई गई है। औपनिवेशिक स्थापत्य कला एवं आधुनिक भारतीय शहर। अब देखो, औपनिवेशिक काल में हमने प्राचीन काल पढ़ा, मध्यकाल पढ़ा, अब हम क्या पढ़ेंगे, औपनिवेशिक काल। प्यारे विद्यार्थियों, 17वीं व 18वीं सदी में यूरोपीय यानी पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी व अंग्रेज व्यापारी के रूप में भारत आए और आपसी संघर्षों के पश्चात अंग्रेजों ने भारत को अपना औपनिवेशिक बना लिया। औपनिवेशिक यानी अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बना लिया, है ना, अपने अधिकार में ले लिया। ये आए तो एक व्यापारी के रूप में थे, ये यूरोपियन आए, पुर्तगाली आए, यहाँ पर डच आए, फ्रांसीसी आए, उसके बाद में अंग्रेज आए। ये आए तो यहाँ पर व्यापार करने के लिए थे, लेकिन उन्होंने जो यहाँ के जो शासक थे उनके आपसी संघर्ष को देखा, ठीक है, क्योंकि फूट डालो राज करो की नीति उन्होंने अपनाई, है ना, और उन्होंने भारत को उपनिवेश बना लिया। उपनिवेश मतलब अपने अधीन उन्होंने कर लिया। उनका उद्देश्य भारत में अत्यधिक शोषण करना था। उनका उद्देश्य क्या था, भारत में अधिक से अधिक क्या करना, भारत का शोषण करना। अपने कार्यालय हेतु भवन बनाए। उन्होंने क्या किया, अपने काम के लिए, अपने कार्यालय के लिए, अपने ऑफिस के लिए उन्होंने भवन बनाए। विभिन्न शहरों को नवीन तरीके से प्रेसिडेंट नगर स्थापित किए, जिसमें प्रमुख रूप से मुंबई है, मद्रास व कलकत्ता नगरीय योजनाएं थी। इनमें हम हर शहरों के मूल स्वरूपों, हर शहरों को क्या है, मूल स्वरूपों व महत्वपूर्ण रचनाओं तथा भवनों के बारे में पढ़ेंगे। 20वीं सदी में प्रारंभ तक मुंबई, कलकत्ता, मद्रास आदि औपनिवेशिक प्रशासन, व्यापार और उद्योगों के जाने माने महत्वपूर्ण नगरों के रूप में प्रसिद्ध हो गए। कुछ स्थान जैसे कलकत्ता में डलहौजी स्क्वायर, मद्रास में फोर्ट स्ट्रीट मार्ग, दिल्ली में कनॉट पैलेस अंग्रेजों के निवास स्थान थे। तो ये सारे क्या थे, अंग्रेजों के निवास स्थान। तो दिल्ली में कनॉट में पैलेस है ना, और मद्रास में फोर्ट स्ट्रीट मार्ग है ना, डलहौजी का स्क्वायर है, ये सारी जगहों के नाम हैं। कलकत्ता के अंदर जो है ना, यहाँ पर अंग्रेज निवास करते थे। चेन्नई, जिसे मद्रास भी कहा जाता है, अब तमिलनाडु प्रदेश की राजधानी है और भारत के 4 महानगरों में से एक है। यह शहर सेंट जॉर्ज जिले के चारों ओर विकसित हुआ। देखो, तमिलनाडु राजधानी क्या है, महाराष्ट्र, चेन्नई, ठीक है। यहाँ मद्रास के प्रमुख भवनों में 1892 ईस्वी में बना उच्च न्यायालय भवन, जिसमें अलंकृत गुंबद व गलियारे नवीन स्थापत्य शैली के प्रतीक है। अन्य भवनों में सेंट जोसन का चर्च, जिसमें चौड़े चौड़े गोथिक मेहराब बने हैं और खूबसूरत धब्बेदार शीशे की खिड़की भी है। धब्बेदार शीशे की क्या है, खिड़की भी वहाँ पर बनाई गई है। कलकत्ता में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। कलकत्ता में जो है उसमें 1774 में क्या स्थापित किया गया, सर्वोच्च न्यायालय। तथा 1911 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता में थी। देखो, 1911 तक जो ब्रिटिश है, अंग्रेज है, उनकी राजधानी कहाँ पर थी, कलकत्ता में थी। यहाँ पर हावड़ा पुल हुगली पर बना। तो आपने हावड़ा पुल के नाम सुना होगा, जो कि कहाँ बना है, कौन सी नदी पर बना है, हुगली में बना, हुगली नदी पर बना हुआ है, जो काफ़ी ऊंचे स्तंभ पर खड़ा है। यह पुल कलकत्ता की महत्वपूर्ण निशानी तथा विश्व का सबसे व्यस्तम पुल है। उत्तरी कलकत्ता में 1835 ईस्वी में मार्बल प्लेस बना। यहाँ आज उत्कृष्ट कला संग्रहालय है, फोर्ट विलियम किला, है ना, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, ईडन गार्डन, क्रिकेट क्लब, लेखकों का भवन इत्यादि प्रमुख भवन हैं। मुंबई वर्तमान में महाराष्ट्र प्रांत की राजधानी तथा एक महानगर है। यहाँ के औपनिवेशिक भवनों में सचिवालय, काउंसिलिंग हॉल, है ना, एल्फिंस्टन कॉलेज, विशाल रेलवे स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनल, गेटवे ऑफ इंडिया इत्यादि प्रमुख स्थल है। जिनकी वास्तुकला अनुपम है। जिनकी वास्तुकला क्या है, अनुपम है।
दिल्ली में संसद भवन, कनॉट पैलेस राष्ट्रपति भवन प्रमुख है। वास्तुकार लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का नक्शा बनाया, जो भूतपूर्व ब्रिटिश वायसराय का निवास था। यह लाल पत्थर से बना है। 1911 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। कनॉट पैलेस आज भी शहर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। देखो कनॉट पैलेस क्या है, आज भी शहर का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है। जो कनॉट पैलेस कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है ना। अब देखो संसद भवन नई दिल्ली है, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली है। दिल्ली आज भी भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक और सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। बड़ी बड़ी भव्य इमारतें, सुंदर उद्यान, पुल, विश्व के सभी देशों के उच्च आयुक्त कार्यालय इत्यादि सभी हमारी विरासत हैं। इस प्रकार प्राचीन काल से वर्तमान तक भारत में चित्रकला, संगीत, नृत्य, नाटक या स्थापत्य का विकास हुआ। ये सभी हमारे भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत है। इनका संरक्षण करना हमारा परम कर्तव्य है। तो इनका संरक्षण करना क्या है, हमारा परम कर्तव्य। अब देखो, अब ये हमने जो भी पढ़ा उसके पाठागत प्रश्न है, इसी से संबंधित है। अब देखो इससे संबंधित कुछ प्रश्न है जो अभी हमने पढ़ा है ना, जो भारतीय स्थापत्य कला और विरासत के बारे में पढ़ा, उससे संबंधित कुछ प्रश्न है। पहला है सिंधु सभ्यता में वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो हमने देखा कि सिंधु सभ्यता में जो वास्तुकला की प्रमुख विशेषता क्या थी, नगरीय नियोजन, यानी नगर व्यवस्था है वो अच्छी थी है ना। नगर जो है समकोण पर, उनकी सड़कें समकोण पर काटती थी। जो मकान के दरवाजे है वो सड़क पे ना खुल के नगरों में गलियों के अंदर खुलते थे। इस तरह की कुछ विशेषताएं थी। प्रश्न संख्या 2 है, बौद्ध व जैन धर्म से संबंधित कौन सी वास्तुकला है जो आज भी हमारी सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक है। तो हमने देखा जो स्तूप है जिसमें चैतन्य और मंदिर आते हैं है ना उस समय के, वो आज भी हमारे विरासत की प्रतीक हैं। तीसरा प्रश्न है, गुप्त काल में स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण क्या है। तो हमने देखा गुप्त काल के जो स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण है मंदिरों का निर्माण। उस समय उन्होंने मंदिर का निर्माण किया था। प्रश्न संख्या 4 है, चोल शासकों ने कौन कौन से मंदिरों का निर्माण करवाया। तो तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर है ना, ठीक है, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर और चिदम्बरा मंदिर, इनका निर्माण चोल शासकों ने करवाया था। तुर्की स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं को बताइए। जो तुर्की स्थापत्य है उनकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी रही है। तो इसका आंसर है कि तुर्की स्थापत्य की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है कि गुम्बज, उस समय की जो विशेषता है उनकी स्थापत्य कला की, उसमें गुम्बजों का निर्माण किया गया, ठीक है। ऊंची ऊंची मीनारें हैं, मेहराब है, मेहराबी है ना, डाटदार छतें हैं है ना, इनका समय निर्माण किया गया। अगला प्रश्न है, अकबर के समय होने वाले 4 निर्माण कार्यों की लिखिए। तो अकबर के समय आगरा का किला बना। अकबर के समय क्या बना था, आगरा का किला है ना, बुलंद दरवाजा है ना, सलीम चिश्ती का मकबरा है और इबादत खाना आदि उस समय का निर्माण करवा के। तो हमें 4 का नाम इसमें बताना है। प्रश्न संख्या 7 है, मद्रास में स्थित प्रमुख भवनों का उल्लेख कीजिए। तो मद्रास में कौन कौन से ऐसे भवन थे जो उस समय बनाए गए थे। तो उच्च न्यायालय है, सेंट जोसेफ का चर्च है। प्रश्न संख्या 7 है, मुंबई के किन्हीं 2 ऐतिहासिक भवनों के नाम बताइए। तो सचिवालय व गेटवे ऑफ इंडिया। सचिवालय है, गेटवे ऑफ इंडिया है, ये कहाँ पर है, मुंबई के अंतर्गत है। तो ये थे आपके अभी जो हमने पढ़ा स्थापत्य कला के बारे में, भारत में स्थापत्य कला उसके संबंधित प्रश्न। अब देखो ये राजस्थान, अब आ गया राजस्थान, क्योंकि राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के अंदर राजस्थान के बारे में बताया गया है। तो अब हम इसमें राजस्थान के बारे में अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये पौन घंटे का वीडियो बन चुका है ना। अब तक हमने भारत के बारे में पढ़ा, तो भारत के बारे में जो भी हमने नृत्य है, कला है, संगीत है ना, उनके बारे में हमने देखा है ना। लोक नृत्य कौन कौन से थे, वही अब हम राजस्थान के बारे में देखें कि राजस्थान में कौन कौन सी कलाएँ विकसित हुई है ना, चित्रकला कौन सी थी, लोक संगीत है, वहाँ के नृत्य है ना राजस्थान में, उनके बारे में हम अगले भाग में देखेंगे। तो अगले पार्ट में इससे आगे का जो है ना अगला पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जो भी वीडियो है और जो भी ज़रूरी स्टूडेंट है उनको आप ये शेयर कर सकते हो। एक एक बच्चा भी एक एक को शेयर करेगा तो भी कितने बच्चे होते हैं, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में।